आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये कहानी है दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी की। ये कहानी है दिल्ली के करोड़ों की चोरी की। ये कहानी है दिल्ली के उस सुनार की जिसके यहाँ 25 करोड़ की चोरी हो जाती है और रातों रात चोरी करके चोर उस चोरी को अंजाम करके निकल जाता है और उसको कानो कान खबर भी नहीं होती है। ये कहानी है उस शातिर चोर की जो इस चोरी को अकेले अंजाम देता है और वो अपने मकसद में कामयाब होकर अपनी जगह पर, अपने ठिकाने पर चला जाता है। तो दोस्तों, आपने कई दिन से वीडियो देख रहे होंगे, पूरे न्यूज़ चैनल पर छा रखा है। वो 25 करोड़ की जो चोरी हुई है भोगल के अंदर, उस सुनार का नाम है उमराव सिंह ज्वेलर। उमराव सिंह ज्वेलर एक 4 मंजिल का शोरूम है और जहां बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता है, वो भी अकेले ही। इस चोर ने इस इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और सबको चौकन्ना कर दिया। दिल्ली पुलिस की लापरवाही देखें आप, इतने सारे सीसीटीवी कैमरे होते हुए भी और एक अकेला इंसान आकर इतनी बड़ी चोरी कर कर अंजाम देकर अपने मकसद में कामयाब होकर चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये कहानी है 24 सितंबर की, संडे के दिन की। एक कहानी मैंने आपको 24 सितंबर की कल बताई थी, जो उस मासूम लड़की की कहानी थी, और 24 सितंबर को ही ये हादसा दिल्ली के अंदर होता है जो 25 करोड़ की चोरी का मामला है। तो इस मामले के अंदर छानबीन दिल्ली पुलिस कर रही होती है, उसको कोई कानो कान खबर नहीं होती। पता नहीं चलता कौन 25 करोड़ की चोरी कर कर चला गया। पूरे न्यूज़ चैनल पर ये खबरें चल रही होती हैं और दिल्ली पुलिस में हड़बड़ी मची होती है कि ये किस तरह से ये चोरी इतनी बड़ी करके कौन सा गैंग था जो इतनी बड़ी चोरी कर कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस चोरी का खुलासा जब होता है तो हैरानगी हो जाती है। आप लोग भी इस चोरी के खुलासे को सुनकर हैरान हो जाओगे। अभी तक पता चल रहा था, सभी न्यूज़ चैनल वाले ये कह रहे थे कि ये चोरी के अंदर बहुत बड़े गैंग का हाथ होगा और इसको कई लोगों ने अंजाम दिया होगा। बट ये सब कुछ कहानियाँ थीं, ये सब लोगों की सोच थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये चोरी सिर्फ महज एक सिंगल बंदे ने इस चोरी को अंजाम दिया और वो चोरी कर कर अपने यहाँ रवाना हो गया। ये कहानी का जो खुलासा होता है, छत्तीसगढ़ में एक इलाका है दुर्ग इलाके के अंदर पिछले महीने से दुर्ग इलाके के अंदर चोरी की जितनी भी चोरी की वारदात हो रखी थी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो वहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है, तो बहुत सारे चोरों को वो उठा रही होती है अपने पास और अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ कर रही होती है। तो दुर्ग इलाके में एक चोर मिलता है पुलिस को, उसका नाम लोकेश रॉय होता है। तो वो चोर कहता है, साहब आप हमें पकड़कर क्या करेंगे, छोटी मोटी चोरी हम लोग करते हैं, आप उसे ढूंढो जो दिल्ली में इतना बड़ा काम कर कर आया है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, भाई ऐसा दिल्ली में कौन क्या काम कर कर आया है और ऐसा कौन सा तीर मार कर आया है जो कि तुम कह रहे हो कि मतलब उसको पकड़ो। वो कहता है, साहब आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर 25 करोड़ की जो चोरी हुई है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल सुना है मैंने। तो वो 25 करोड़ की जो चोरी हुई है वो हमारे छत्तीसगढ़ का ही, दुर्ग का ही बंदा है, वो यहीं का बंदा है और हमारे यहाँ का ही बंदा है, उसे मैं जानता हूँ। पुलिस वाले के सुनकर ये कान खड़े हो जाते हैं। वो अपने सीनियर को, एसआई को, सब इंस्पेक्टर को वो बताता है जाकर कि साहब ऐसे ऐसे जो 25 करोड़ की दिल्ली में चोरी हुई है और मैंने एक चोर पकड़ा है, वो उस चोर को जानता है, उसे मालूम है कि वो चोरी किसने की है। एसआई अपने सीनियर के पास जाकर उसे बताता है कि साहब ऐसे ऐसे एक चोर का पता चला है जो दिल्ली में चोरी हुई है। तो उसके सीनियर का एक सब इंस्पेक्टर दिल्ली के अंदर जानने वाला होता है। अक्सर क्या होता है कि पुलिस वाले एक दूसरे को कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो उसे कॉल करता है। दिल्ली पुलिस कॉल लगाती है और कॉल कर कर पूछती है, भाई वो जो दिल्ली में चोरी हुई है, क्या आपको उसकी कोई सुराग मिला अभी तक या क्या चल रहा है उसका मामला। तो उसने बताया कि नहीं, पुलिस ने कहा कि नहीं, अभी उसकी छानबीन चल रही है, तफ्तीश चल रही है, हमने सीसीटीवी कैमरा खंगाले हैं और अभी कुछ उसका पता नहीं चला है। तो वो सीनियर कहता है दिल्ली पुलिस से कि हमने इस तरह से एक चोर को पकड़ा है और उस चोर ने हमें बताया है कि वो बंदा जो है यहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ही है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक इलाका है ढुलाई, वो ढुलाई का ही बंदा है, चोर है। तो
आप इसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा यहाँ पर करवाएं और हम लोग भी आपके साथ मिलकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपके साथ। दिल्ली पुलिस अलर्ट हो जाती है, वो यहाँ से दिल्ली से तुरंत अपनी टीम को एक रवाना करती है यहाँ पर दुर्ग के लिए। अब दुर्ग जब टीम रवाना हो जाती है, उसके बाद दुर्ग में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस यहाँ के फिर सीसीटीवी कैमरा छानना शुरू कर देती है। दूसरा, पुलिस को एक नाम मिल जाता है, उसका नाम था लोकेश श्रीवास। लोकेश श्रीवास को क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास या फिर दुर्ग पुलिस के पास एक नाम तो आ गया था लोकेश श्रीवास, जिसने इस चोरी को अंजाम दिया है, लेकिन उनके पास ना कोई फ़ोटो था, ना कोई उसके एड्रेस था, ना कोई लोकेशन थी, बस एक नाम था लोकेश श्रीवास। तो दिल्ली पुलिस ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट दिल्ली पुलिस ने उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने शुरू किए। लोकेश श्रीवास के नाम से गूगल्स पे सर्च किया, सोशल मीडिया पे सर्च किया। सर्च करते करते उनको एक फ़ोटो नज़र आया जिसके अंदर एक चोर है, हथकड़ी लगी है उसमें, और उसका नाम लोकेश श्रीवास है। उसने भी ज्वेलरी की शॉप की चोरी को अंजाम दिया था। तो उन्होंने उस लोकेश श्रीवास की जो उसकी फ़ोटो मिली थी, उस फ़ोटो को उन्होंने छानबीन करना शुरू कर दिया। दिल्ली के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो सब उन्होंने छानने शुरू कर दिए। अब उनको छानते छानते एक ISBT के अंदर एक फ़ोटो नज़र आता है जो उस लोकेश श्रीवास से मिलता जुलता था, जिसके अंदर एक वाइट शर्ट में और ब्लैक पैंट के अंदर एक बैग पीछे डाला हुआ होता है। 2 बैग होते हैं, एक बैग पीछे होता है, एक बैग हाथ में होता है। तो वो बस अड्डे के किसी काउंटर पे उनको फ़ोटो नज़र आता है। उस फ़ोटो को वो लेने के बाद जब वो मिलाते हैं तो वो दोनों ही फ़ोटो जो सेम होते हैं। उसके बाद वो दिल्ली के बस अड्डे के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करते हैं। दिल्ली के बस अड्डे पहुँचते हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जहाँ वो काउंटर था वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर उनको 1-2 फ़ोटो और मिलते हैं जो जहाँ वो गया था, जिस तरीके से वो गया था। तो उनको दूसरी बार में ये और कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये लोकेश श्रीवास वही चोर है जिसने दिल्ली की चोरी को अंजाम दिया है। उधर दुर्ग की पुलिस भी छानबीन कर रही होती है। दिल्ली पुलिस ये कंफर्म होने के बाद एक टीम और भेजती है यहाँ से दुर्ग में। छत्तीसगढ़ एक टीम और दिल्ली की यहाँ से जाती है, तो जाकर वहाँ पर छानबीन करती है। तो वहाँ से उसका एक नंबर उनको मिल जाता है। उस नंबर को वो सर्वलांग पे लगा देते हैं। सर्वलांग पे लगाने के बाद उनको पता चलता है कि वो नंबर 24 सितंबर को उस ज्वेलर की लोकेशन दिखा रहा है, जो भोगल के अंदर ज्वेलर था जिसके यहाँ ये चोरी का अंजाम दिया गया था, वहाँ की लोकेशन दिखा रहा है 24 सितंबर की। उसके बाद वहाँ से दूसरी लोकेशन वो दिखाता है ISBT की। तो उसके बाद उनको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये चोरी को अंजाम देने वाला ये लोकेश श्रीवास ही है, और दिल्ली पुलिस और ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। उस नंबर से उसके लोकेशन तक पहुंच जाती है और लोकेशन पर जाकर वो रेड मार देती है। तो इधर दिल्ली पुलिस, इधर दुर्ग पुलिस और इधर भिलाई की पुलिस, ये तीनों पुलिस की जो टीम्स होती हैं वो तीनों टीम तैनात हो जाती हैं और उसको पकड़ने के फिराक में लग जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक बहुत बड़ा गैंग होगा। कोई छोटा मोटा आदमी ये काम कर नहीं सकता कि 25 करोड़ की चोरी वो भी यहाँ से बैठे बैठे वो दिल्ली में किस तरह से कर सकता है। इसलिए वो तीनों ही जगह की पुलिस एकदम अलर्ट हो जाती हैं। वो उसके मकान पर पहुँचती हैं। एक कमरा जहाँ वो किराए पर रह रहा है, उस किराए के कमरे पर जाकर वो जैसे ही वहाँ पर अटैक करती हैं, वहाँ पर छापा मारती हैं, तो वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो उसका साथी होता है। उससे वो पूछताछ करती है। वो बताता है कि नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। वो आया था, अपना सामान रखकर वो चला गया, अभी मुझे पता नहीं कि वो कब आएगा। फ़ोन नंबर उसका बंद होता है, लेकिन लोकेशन तो आजकल पता चली जाती है सर्वलांग पे डालने के बाद कहाँ कहाँ जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस पूरी रात छानबीन करती है, उसका कोई अता पता नहीं बनता। तो सुबह को मॉर्निंग में कोई 10 साढ़े 10 बजे पता चलता है कि वो अपने रूम पर आने वाला है। उसकी लोकेशन उसको यहाँ लेकर आ रही है। वो अपने रूम पर आता है और रूम पर आकर उसको पुलिस जो है दबोच लेती है, पकड़ लेती है, गिरफ़्तार कर लेती है। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि उसने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम कैसे दिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पुलिस ने पकड़ते के साथ ही उसे कहा, बता कौन कौन है तेरे गैंग के अंदर और कितने लोग
तुम्हारी गैंग में शामिल हैं। तो उसका जवाब था, जो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, और जब उसने कहानी बताई तो पुलिस को यकीन भी करना पड़ा। उसने कहा, साहब मेरा कोई गैंग नहीं है, और मैं जो भी चोरी करता हूँ वो मैं अकेले करता हूँ। हाँ, वो चोरी भी मैंने की है, और मैं जो भी चोरी करता हूँ वो अकेले ही करता हूँ। मेरा टारगेट किसी घर को या किसी फैक्ट्री को या किसी गोदाम को चोरी करना नहीं होता। मेरा टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ ज्वेलरी की शॉप्स को मेरा टारगेट होता है चोरी करना। और पुलिस ने पूछा, भाई फिर तुम रहते ढलाई में हो, दिल्ली के इतने बड़े शोरूम को तुमने किस तरह से टारगेट किया? उसने कहा, जब मैं चोरी करता हूं तो मैं उसकी पहले काफ़ी दिन तक मैं उसकी शिनाख्त करता हूं कि कहां पर कौन सी जगह मेरे लिए सेफ़ रहेगी चोरी करने के लिए। तो उसने बताया कि पिछले महीने वो दिल्ली गया था। पिछले महीने दिल्ली जाकर उसने बहुत सारे सुनार छानबीन किए। वो कई सारी जगह गया, उसको हर जगह सिक्योरिटी अलर्ट मिली, कहीं मार्केट मिली, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं से उसको लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं चोरी नहीं कर पाऊँगा, पकड़ा जा सकता हूँ। तभी वो भोगल पहुँचता है। निज़ामुद्दीन, दिल्ली का निज़ामुद्दीन के पास एक एरिया है भोगल। भोगल के पास एक बहुत बड़ा शोरूम है जिसका नाम है उमराव सिंह ज्वेलर। उमराव सिंह ज्वेलर एक 4 मंजिल का बहुत बड़ा शोरूम है। तो उसके बराबर में और उसके दोनों साइडों में 4-4 मंजिलों की बिल्डिंगें बनी हैं, जिस बिल्डिंग में, एक बराबर वाली बिल्डिंग में एक जीना जा रहा होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग रह रहे होते हैं। तो उसने ये सारी चीज़ें देखी। उसको पता चला कि ये चोरी करने के लिए बहुत आसान एक जगह है जहाँ से मैं बहुत आसानी से इस चोरी को अंजाम दे सकता हूँ। वो उस सीढ़ियों पर चढ़ा, सीढ़ियों पर जाकर उसने वो पूरा मुआयना किया, उसकी छतों पर गया, देखा कि हाँ, मैं इसकी छत पे से जाकर, ज्वेलर की छत पे जाकर मैं आराम से जो है चोरी कर सकता हूँ। फिर वो नीचे आता है, लोगों से पता करता है कि ये जो मार्केट है भोगल की, इसकी छुट्टी कौन से दिन की रहती है, और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है उनने उनकी भी छानबीन करी, कहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है, कितनी नहीं है। वो सारी तफ्तीश करने के बाद फिर वो रिटर्न अपने ढलाई चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ जाकर उसकी पूरी प्लानिंग करता है, किस तरह से मुझे इस चोरी को अंजाम देना है, किस तरह से मैं कौन कौन से जो टूल्स हैं जो उसको चोरी करने में लगेंगे, वो सारी वो तैयारी करता है, प्लानिंग करता है डेली वहाँ जाकर। उसके बाद वो 24 सितंबर, संडे का दिन था, 24 सितंबर वो ढलाई से बस में बैठकर रवाना होता है दिल्ली के लिए, और वो दिल्ली पहुंच जाता है। लगभग कोई 8 से 9 बजे वो दिल्ली यहाँ पहुंच जाता है, और वो मार्केट को पूरा सर्च करता है। जब मार्केट पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो रात को 11 बजे वो उस सीढ़ी के ज़रिए, उस बराबर वाली सीढ़ी के ज़रिए वो ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, जो वो बराबर की सीढ़ी थी उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, इसलिए उसका गेट बंद नहीं होता था, पूरी रात खुला रहता था, क्योंकि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, इस वजह से वो गेट बंद नहीं होता था। वो उस सीढ़ी के थ्रू रात को 11 बजे उस छत पर चढ़ जाता है। उस छत से वो ज्वेलर की छत पर आ जाता है। उसके बाद वो उसमें जो लोहे का गेट लगा होता है, जिसको ममटी कहते हैं, ममटी पे एक लोहे का गेट लगा होता है, उस लोहे के गेट को अपने गैस वगैरह से उसको काट के वो अंदर चला जाता है, और गेट बाहर से, अंदर से वो लॉक कर लेता है। अपने खाने पीने का सारा सामान लेके जाता है, ताकि अंदर जाकर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मैं वहीं खाऊं, वहीं पीऊं। उसके बाद वो जब अंदर जाता है, उसे पता होता है कि सीमेंटेड दीवार है, जिस दीवार को मुझे तोड़ना पड़ेगा। उस दीवार को वो 1.5 फुट का, उस दीवार के अंदर वो एक होल करता है, जिससे वो उसके अंदर एंट्री कर सके। वो कामयाब हो जाता है। उस 1.5 फुट के होल को करने के बाद वो अंदर चला जाता है। उसके बाद वो एक एक करके लॉकअप को तोड़ना स्टार्ट करता है। एक एक करके वो 32 से 33 लॉकअप तोड़ देता है, और वो काम बहुत ही आराम से करता है। एक एक 2-2 लॉकअप तोड़ता है, फिर थोड़ा सा खाना खाता है, रेस्ट करता है, फिर वो काम को करना शुरू कर देता है। फिर वो इस तरीके से करता है। इस तरह से वो पूरी रात, दूसरे दिन मंडे को दोपहर उसको हो जाती है, और वो अपने पूरे काम को अंजाम दे देता है। फिर सोचता है दोपहर में निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और रश होता है। वो वहीं रुक जाता है। फिर वो थोड़ा आराम करता है, 2-3 घंटे आराम करता है। शाम को जब 7 बज जाते हैं, तो 7 बजे उसे लगता है अब ठीक है,
अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि दिल्ली का मौसम भी ख़राब है और उसको पता होता है कि मुझे कौन सी बस में और क्या टाइमिंग है। 9 बजे का एक टाइम था जो बस अड्डे से भिलाई के लिए एक बस चलती है, बस अड्डे से छत्तीसगढ़ के लिए एक बस चलती है जिसका टाइमिंग है, सरकारी बस है 9 बजे का रात के। उसे मालूम होता है कि मुझे 9 बजे तक उस बस पे पहुंचना है, उसी बस में मुझे पहुंचकर अपने वापस चले जाना है, जिस तरह से वो आया था। तो वो वहाँ से चोरी को अंजाम देकर 7 बजे वहाँ से निकल जाता है, उन्हीं सीढ़ियों के थ्रू नीचे आता है और बहुत आराम से वो कश्मीरी गेट ISBT पहुँचता है। वहाँ से वो काउंटर से टिकट वगैरह लेता है और वही सरकारी बस का टिकट लेने के बाद वो बैठकर उस बस में वही आराम से वहाँ से एक जगह से बैग भी ख़रीदता है। वो एक जगह से एक बैग और ख़रीदता है, उस बैग में सामान को अल्टी पल्टी करके उसके बाद 2 बैग हो जाते हैं। उस बैग को लेकर वो बस में बैठकर और बहुत आराम से बिल्कुल आम पैसेंजर की तरह वो वहाँ से बस में बैठकर चला जाता है और वो अपनी जगह पर सही सलामत पहुँच जाता है। अब यहाँ जब तक उस सुनार को या पब्लिक को या मीडिया को पता चलता है कि दूसरे दिन मंडे को जब ट्यूसडे को जब शॉप खुलती है और पता चलता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी हो गई है, 25 करोड़ की चोरी हो गई है, तो जब तक वो न्यूज़ और ये सब कुछ पता चलता है तब तक वो अपनी जगह पर पहुँच चुका होता है और इसको बहुत ही एक कामयाब चोरी का टैग लगाकर वो बड़ा खुशियाँ मना रहा होता है वहाँ पर। लेकिन पुलिस से कौन बच सकता है? पुलिस तो पाताल में से भी ढूंढ लाती है। लेकिन ये कहेंगे इस वाले केस में अगर पुलिस को कामयाबी मिली है तो इसको मैं एक बहुत बड़ा तुक्का कहूँगा कि एक तुक्के से पुलिस को इस केस में कामयाबी मिली है, नहीं तो वो शातिर चोर कभी हाथ में नहीं आता। अगर वो नहीं बताता तो दिल्ली पुलिस कभी भी लोकेश श्रीवास को नहीं पकड़ सकती थी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस जहाँ इतना अलर्ट है, जहाँ इतने CCTV कैमरे दिल्ली पुलिस ने जगह जगह लगा रखे हैं, उसके बावजूद एक दूसरी स्टेट से लड़का आकर, एक सिंगल लड़का आकर यहाँ से चोरी कर कर चला जाता है और वो भी इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देकर जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी लापरवाही है और इस चोरी को अंजाम देकर वो लड़का यहाँ से गया तो आगे अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी बड़ी चोरी को अंजाम कोई और भी चोर दे सकता है। वो जो लोकेश रॉय था जिसको दुर्ग पुलिस ने पकड़ा था, जो एक मामूली चोर था, उस चोर को किसने बताया? ये बहुत बड़ा सस्पेंस था। उस चोर का भी खुलासा हुआ, उसने खुलासा किया, उसको किसने बताया? तो उसका जो साथी था जो कमरे पे पकड़ा गया था, जिसको तीनों ही टीमों ने जाकर पकड़ा था, वो साथी उस लोकेश रॉय का दोस्त था, उसने उसको खबर दी थी और वो साथी उसका लोकेश श्रीवास का बहुत ख़ास बंदा था, एक ख़ास दोस्त था, क्योंकि इतनी सारी जब कोई बड़ी चोरी करता है इतनी सारी ज्वेलरी को ठिकाना भी लगाना होता है और उसको रखना भी होता है। इस वजह से किसी एक को तो कोई बताता ही है, तो उसने सिर्फ उसको बताया था कि मैं इस तरह से ये चोरी मैंने की है और ये सब सामान है और इसको ठिकाने भी लगाना है। कुछ माल वो बेच चुके थे, क्योंकि ज्वेलरी के साथ साथ जो रिकवर हुआ है, कोई मान लो अगर 25 करोड़ की, तो खैर नहीं कह सकते, 25 या 24 करोड़ की अगर ज्वेलरी थी तो उसमें से 18 करोड़ की ज्वेलरी जो है वो जब्त हो चुकी है और 11 साढ़े 11 लाख रुपए वहाँ से कैश बरामद हुआ है। तो इतना कुछ ये बरामद हुआ है, तो उसको उसने बताया तो उसने लोकेश रॉय को बताया था। तो लोकेश रॉय ने पकड़ के जब पुलिस में की हिरासत में वो आया तो उसने इसका खुलासा कर दिया। अगर वो नहीं पकड़ा जाता एक मामूली चोर तो इसका खुलासा नहीं हो पाता। तो कभी कभी तुक्के के थ्रू भी मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो है एक बड़ा इजाफा हो जाता है और एक बहुत बड़ी वारदात का पता चल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी में थोड़ा सा भी ट्विस्ट नज़र आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आगे और भी कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसी तरह से जुर्म की दुनिया में आपके लिए नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा। आपको जुर्म की दुनिया के थ्रू जो हमारे भारत में इस तरह के जुर्म की वारदातें हो रही हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।